देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो आप नोट करते चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। दो पार्ट कैसे? एक तो होता है आपका एक मिनट, एक तो होता है परमानेंट इफेक्ट। एक तो देखो इसमें इफेक्ट्स ही लगते हैं, तो एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट, और दूसरे होते हैं टेम्पररी इफेक्ट्स। मैं बताऊंगा ये इफेक्ट किसकी वजह से लगते हैं। परमानेंट इफेक्ट का मतलब है या ड्यू टू इंटरनल रिएजेंट, मतलब सॉरी, ड्यू टू इंटरनल रिएजेंट, मतलब कि ड्यू टू इंटरनल रिएजेंट, इसका मतलब है एक्सटर्नल रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कि पेरेंट्स, जो हमारे घर वाले होते हैं ना, वो हम पर जो इफेक्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी एक तरीके से सिस्टम है। पेरेंट्स, पी से पेरेंट्स आ गया। पेरेंट्स का मतलब क्या है? वो कहते हैं भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो इसके लिए एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं। एक्सटर्नल रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, घर में ही है लगे हुए हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तुम पर जो इफेक्ट लगाएंगे दैट इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट चलता रहता है, इसको रोक नहीं सकते आप। अगर कोई मॉलिक्यूल बनाया है और उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें परमानेंट इफेक्ट है, तो वो चलता ही रहेगा। उसके लिए एक्सटर्नल रीएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है ना। लाइक पेरेंट्स, मैं पहले बोल रहा हूँ, दैट इज लाइक पेरेंट्स जो भी फोर्स करते हैं। टेम्पररी इफेक्ट कौन से होंगे फिर सोचो? टेम्पररी इफेक्ट कौन से होंगे? जिसमें एक्सटर्नल रीएजेंट की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज मींस एक्सटर्नल रीएजेंट इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल रीएजेंट इज रिक्वायर्ड, यस, दैट इज लाइक रिलेटिव्स, है ना। बुआ है, चाचा है, फूफी है, ये सब रिलेटिव, इट इज लाइक रिलेटिव्स। ये आते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा है कि नहीं। टेम्पररी है, जब ये होंगे तो इफेक्ट लगेगा, जब ये नहीं होंगे तो इफेक्ट नहीं लगेगा। ऐसा होता है। जैसे कि अब मैं अभी शादी में गया था ना कोलकाता, मेरे ऊपर भी ऐसे टेम्पररी इफेक्ट बहुत सारे लगाए उन लोगों ने, खून पी गए। अभी वो नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं है, मैं मजे में हूँ, कोई भी प्रेशर नहीं है, ऐसा है कि नहीं। चलो परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट को देख लेते हैं। परमानेंट इफेक्ट अगेन बेटा तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। परमानेंट इफेक्ट को तीन तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है इंडक्टिव, थोड़ा सा स्पेस लेके काम कर देता हूँ। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सब में दो और डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस, एक सपोर्ट करने वाला है, एक अपोज करने वाला है, माइनस आई, और एक होता है प्लस का आई। एक सपोर्ट करने वाला, एक अपोज करने वाला। दूसरा होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। दोनों नाम एक ही है, मीजोमेरिक इफेक्ट। एक सपोर्ट करने वाला होगा और एक अपोज करने वाला होगा, प्लस आर या प्लस एम, माइनस आर या माइनस एम। ज्यादातर मैं एम से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज मीजोमेरिक को यूज करूंगा इसलिए। और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नाम तीनों याद रखने हैं, इन तीनों से ही आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ये तीन इफेक्ट हैं काम के। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस एच और एक माइनस एच, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। देखो होगा क्या इसमें, कहीं ना कहीं इफेक्ट लगाए तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को कोई खींच रहा हो या कोई दे रहा हो, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये काम करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा पर,
दूसरा काम करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें पता ही है रेजोनेंस किसमें काम करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस में किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है ना, बोलो। और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब दोनों तो हो गए, तो इन दोनों में क्या होगा, मिक्सअप होता है, मिक्सअप का होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों ही टाइप के बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, सही है। इसको हम कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीन इफेक्ट तुम्हें दिमाग में रखने हैं, इनके अलावा भी एक दो इफेक्ट और होते हैं, वो मैं इनके अंदर ही बता दूंगा, लेकिन ये तीन इफेक्ट बहुत मेजॉरिटी ऑफ इफेक्ट हैं जो कि बहुत जरूरत पड़ती है। इन्हीं तीनों से सब कुछ निकाल सकते हो। इससे हम क्या क्या निकालेंगे मैं आगे बताऊंगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। उसके बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बाद कौन सा होगा, दूसरा नेक्स्ट होगा उसमें आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते, किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है, वो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेरी इफेक्ट में। टेम्परेरी इफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, मतलब इनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट दो तरीके वैसे ही बता दे रहा हूँ। एक होता है इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक। ये दो इफेक्ट होते हैं, मतलब टेम्परेरी इफेक्ट में भी दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नोट कर लिए सारा, आगे बढ़े, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े भाई, बताइए, नोट कर लिया सारे लोगों ने, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहला हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। तीनों इफेक्ट ही देखने हैं, तीनों इफेक्ट में ही काम है। फर्स्ट हेडिंग डालें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में लिखिएगा किस तरीके से काम करता है, दिस इफेक्ट कब अराइज होता है, दिस इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, इसलिए अराइज होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ये अराइज होगा तभी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसमें आएगा, क्लियर है। देखो इसको समझते हैं कैसे होता है बेटा। जैसे मान के चलिए आपके पास एक कार्बन चाहिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन सब पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर होगा, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर होगा, ये बताओ, बोलो भाई, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल कैसा है अभी, नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा पोलरिटी वाला आइटम दे नहीं रहा है जिससे कि इसकी पोलरिटी बढ़ जाए, तो किसी भी तरीके से इसमें पोलरिटी तो अभी आ नहीं रही है, तो ये नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल कैसा है आपका, नॉन पोलर है। सुनना किस तरीके से काम होता है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन लिया हुआ, इन दोनों के मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ बोल सकता हूँ कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम सेंटर पर है, मतलब एकदम। वॉइस लैग हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है वॉइस लैग हो रही है, सौमिल बोल रहा है वॉइस लैग हो रही है मेरी, आज वॉइस लैग हो नहीं सकती बेटा, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ तो इंटरनेट का कोई इशूज है नहीं, तुम्हारे में नेट का इशू हो सकता है। यहाँ से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मैंने मान ली L1 है ना, ये डिस्टेंस मैंने मान ली L1 है। लेट अस अज्यूम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो क्या हुई, सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेंटर पर है। लेकिन अगर क्या हुआ
कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जिसमें कि एक ग्रुप लगा दिया, H को हटा के हमने क्या कर दिया, G लगा दिया, यहां से इस H को हटाइए और एक ग्रुप लगा दीजिए G। और लेट अस अज्यूम कि जो G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है कार्बन से ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। पहले तो ये आप समझ जाओ। अब बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है ये, इसमें कुछ है नहीं है खास। बताओ क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा कि नहीं, मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा कि नहीं, हाँ। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़े से डिस्प्लेस होके थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं, वेयर L1 इज ग्रेटर देन L2, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ टुवर्ड ग्रुप के साइड, है कि नहीं, सही है ना। नंबरिंग कर लीजिए भले, ये नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। देखो अब होगा क्या, मैं पूरा रिजल्ट बता रहा हूँ क्या होगा। जी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो जी पर कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से खींच रहा है, ठीक है कि नहीं। जी ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो जी पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, सही है। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियली डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन पे पार्शियली कितना आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, दैट इज डेल 1, ये डेल 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सोचो यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, वो डेल 1 पॉजिटिव है, मैंने डेल नेगेटिव नहीं लगाया, कंप्लीट डेल नेगेटिव नहीं लगाया, डेल 1 पॉजिटिव लगाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब खींच रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी होगी कहीं ना कहीं, सोचो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सही बात है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं। तो क्या करेगा, ये भी क्या चाहेगा कि मैं भी खींचूंगा, तो ये भी खींचेगा किसी से, लो भाई हम भी खींचेंगे, तुम भी खींचो, इस तरीके से पूरे में चलता जाएगा, सब एक दूसरे से खींचते जाएंगे। ड्यू टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से ये ग्रुप खींच रहा है तो ये कार्बन भी खींचेगा। तो इस चार्ज को देखो, मैं चार्ज भी बता रहा हूँ, इससे जितना जो चार्ज डेवलप होगा ना, यहाँ से सिर्फ 10% चार्ज डेवलप होगा, 10% ऑफ दिस चार्ज इज चेंजेस टू, यहाँ पे भी कैसा आएगा, डेल 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसी तरीके से ये डेल 3 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। खींचते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चार्ज तो सब पे डेवलप होता जाएगा ना, बोलो यार, सही है। कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है, अगेन बता रहा हूँ, देखो इसमें जो चार्ज का बैलेंस करोगे तो ये आएगा डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा के बराबर। जितना नेट चार्ज डेवलप होगा उतना ही नेट चार्ज होगा। बेटा हर्षित, आप माइक ऑन कर सकते हो तो जल्दी से माइक ऑन करके पूछ लिया करो। बेटा इस वाले कार्बन पर आएगा, लेकिन देखो सोचो अगर इसने मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन्स खींचूंगा तो तुम्हारे पास, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तुम माइक ऑन करके पूछो फटाफट से, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। सर इसमें हाइड्रोजन पे कोई आएगा नहीं डेल्टा? हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन पे कोई डेल्टा नहीं आएगा, हाइड्रोजन एक छोटू सा आइटम है ना, उसका कोई काम नहीं करना है, हाइड्रोजन पे थोड़ी ना आएगा। हाइड्रोजन भी दे ही रहा होगा लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं कंसिडर। कार्बन तो देखो इससे कोई खींच के ले गया तो अब ये भी तो चाहता है कि मेरे को भी मिले, मैं भी तो, ये भी तो यही चाहेगा ना कि मेरे को भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से मिले, तभी तो ये यस सर। इलेक्ट्रो नेगेटिव और हो रहा है, तो ये बगल वाले से खींचने लग गया। लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा है इसने, लेकिन इसकी कैपेसिटी एज कंपेरेटिवली कम होगी। क्लियर है, क्लियर है मीना, यस सर। इसकी कैपेसिटी कम होगी। मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट सिर्फ 10% ऑफ चार्ज डेवलप, मतलब 10% ऑफ चार्ज इधर से इधर जा पाता है, मतलब इसका 10% ही जाएगा। सोचो 10% होते हुए बहुत कम हो जाएगा, इसका 10% होते हुए और कम हो जाएगा। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो 3 के बाद दिखना बंद हो जाता है, मतलब इस जी का इफेक्ट इस पर नेग्लिजिबल होगा, इस जी का इफेक्ट इस पर नेग्लिजिबल होगा। समझ में आया ये बात सबको। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अप टू 3 कार्बन तक काम करता है, आफ्टर दैट क्या होता है, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है ना, ठीक है। देखिए आप मेरी बात समझिएगा, मैं और लिख दे रहा हूँ यहीं पे, अगर जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जी कैसा है,
जी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा? खींचेंगे। ये नाम सुन लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो खींच रहे हैं। तो कार्बन चेन पे कैसा चार्ज आ रहा है ये बताइए? कार्बन चेन पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इस चेन पे पूरे पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसको कहेंगे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। जब सिस्टम एक कार्बन चेन है, कार्बन चेन से जा रहा है तो नेगेटिव, आ रहा है तो पॉजिटिव। कुछ भी चीज जा रही होती है तो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको मैं कहूंगा दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। और जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। अभी समझ में आ जाएगा। सेम चीज रिवर्स में हो जाती, वो जी क्या करता है उस टाइम पे? उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। सही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोलो। उस टाइम पे जी क्या कर रहा होता? उसको प्रोवाइड कर रहा होता। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ रहा हूँ, देखो जल्दी से पॉइंट लिखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरीके से काम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए फटाफट से। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, जल्दी बोलो। चारों माइक ऑन करा, इतना क्यों लिख रही हो? टोटल डेल्टा नेगेटिव ऑन जी, टोटल पॉजिटिव डेल्टा जी सब बराबर ही होगा। बिल्कुल बराबर होगा। टोटल डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा प्लस का बराबर ही होगा। सही है। किसी को और कुछ पूछना है? अब माइक ऑन करके पूछ लिया करो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैट ऑप्शंस को यूज मत करो, माइक ऑन करो, तुरंत पूछ लो। जल्दी काम करना चाहता हूँ तो माइक से काम हो जाएगा अपना। आगे बढ़ूं, पॉइंट्स लिखूं? यस, ठीक है। लिखिए आप, पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट से, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट, it is the partial displacement of sigma electrons. It is the partial displacement of sigma electrons. लिख नहीं रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखो। It is the partial displacement of sigma electrons. That means partial charge develop on adjacent carbon. It is the partial displacement of sigma electrons. That means इस तरीके से सेमीकोलन लगा दीजिएगा। Partial charge develop on adjacent carbon. ठीक है, नोट कर लिया? That means partial charge develop on adjacent carbon. Partial charge develop हो जाएगा। Second, net charge remains constant on the molecule. Net charge, second point है, net charge remains constant on the molecule. Net charge remains constant on the molecule. क्या विजिबल नहीं है भाई? विजिबल नहीं है, मैं बोल लिख ही नहीं रहा हूं कुछ भी, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं यार, बोल रहा हूं सिर्फ। पहला वाला पॉइंट था, इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, कॉमन लगा के, पार्शियल चार्ज डेवलप ऑन एडजेसेंट कार्बन। पार्शियल चार्ज डेवलप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द मॉलिक्यूल। लिखते खुद चलिए भैया, देखिए मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द मॉलिक्यूल, ये पूरा आपको लिखना है, लिखिए। कोई रिपीट नहीं करूंगा मैं, जल्दी जल्दी खुद से लिखते चलो, मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ फिर भी। नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट, it is the poor and permanent effect. It is the poor and permanent effect. परमानेंट लगता ही रहेगा। Poor and permanent effect. It is the poor and permanent effect. तुमने सही सुना।
It is the poor and permanent effect. Next point 4. It is observed up to 3 carbon. It is observed up to 3 carbon. It is observed up to 3 carbon, comma. After 3 carbon, it is negligible. After 3 carbons, it is negligible. After 3 carbon, it is negligible. Clear? Next point. Next point. Hybridization state does not changes due to inductive effect. Hybridization state does not change due to I effect. इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, सही है. 6 point. Inductive effect is additive in nature. Is additive in nature and decreases and also decreases with distance. एडिटिव होता है मतलब दो लोग हैं या फिर एक एटम है या दो एटम है, दो एटम अगर एक साथ खींच रहे हैं तो उनका और ज्यादा इफेक्ट, मतलब वो खींचेंगे ही खींचेंगे, ऐसा है एडिटिव इन नेचर का पार्ट. क्लियर है बच्चों? क्लियर है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से क्रिएट होता है और एडिटिव इन नेचर भी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको पहचानना है विच इज माइनस. पहला पॉइंट रिपीट करना है यार, पहला पॉइंट लिखो, इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. बस यही तो बोला यार, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. इतनी में तो लिख देता, आपकी लिख दिया करूंगा, बेकार हो. इट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons. That means partial charge developed on adjacent carbon. ठीक है, आगे बढ़े. अब इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर. नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन से इफेक्ट, मतलब कौन सा ग्रुप किस तरीके का इफेक्ट शो कर रहा है. एग्जांपल देखिए, रिलेटिव होता है भाई, आपको बताना है विच. हाँ बताओ, जो ग्रुप है वो कौन से टाइप का इफेक्ट शो कर रहा है, जो ग्रुप है वो कौन से टाइप का इफेक्ट शो. बोलो भाई बोलो. ड्राइंग, वेरी गुड. देखो क्या लगा हुआ है, ये अपना कार्बन चेन है, तो ये आपका OH है, तो OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा, तो ये माइनस आई, तो ये बेचारा कैसा काम करेगा, प्लस आई. तो भाई ये खींच रहा है तो एक दे भी तो रहा है. ऑलवेज अ रिलेटिव इफेक्ट भाई, रिलेटिव इफेक्ट है. तुम खींचोगे तो मैं दूंगा, तो तुम खींच पाओगे, यही तो होगा. अगर एक माइनस आई है तो दूसरा वाला प्लस आई की तरह काम करेगा, है कि नहीं. रिलेटिव इफेक्ट है ना, रिलेटिविटी है इसमें भी यार. चलो दूसरा एग्जांपल देखो, इसी तरीके से एग्जांपल बता सकते हो ना, तो देखो दूसरा एग्जांपल बताओ. आप तो सिर्फ एक ही बता दीजिएगा कि एक कौन सा शो कर रहा है, जो कर रहा है वैसे.
अच्छा सी सीरीज माइनस आई कहाँ से भैया? CH3 की देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये देगा और वो खींचेगा, खींचेगा तो इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, CH3 इज प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, दिस वन इज माइनस आई। अब आप खुद सोच सकते हैं बेंजीन प्लस आई की तरह भी काम कर सकता है, बेंजीन माइनस आई की तरह भी काम कर सकता है, मतलब दोनों है, रिलेटिविटी है भाई, इसमें कुछ ऐसा काम नहीं है, रिलेटिव है, दोनों तरीके से काम करा सकते थे आप। क्लियर हुआ इस बात को? तीसरा बताइए, थर्ड वाला, जल्दी बताइए भाई, थर्ड वाला। तो बोल के बता दो भाई, थर्ड वाला क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा? थर्ड वाले में CH3 का कह रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, बेटा थर्ड वाले में मैं बता दूं, थर्ड वाले में कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूल एकदम नॉन पोलर जैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट। थर्ड वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले में, देखो मैं फोर्थ वाले में खुद बता देता हूँ, अगर आप देखें तो इस बेचारे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, ये खींचेगा, ये चाहता है खींचना, ये भी चाहता है खींचना, और ये भी चाहेगा फिर खींचना ही, क्यों? एडिटिव में, एडिटिव मैंने बोला, एडिटिव इन नेचर है, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, मतलब दूर से भी कोई ये कहेगा कि मैं खींच रहा हूं तो तुम भी खींचो भाई, तो तुम भी खींचे, हम भी खींच रहे थे तो तुम और खींचेंगे, लो इस तरीके से, दैट वाई एडिटिव इन नेचर है। तो ये कंप्लीट क्या होगा? एडिटिव इन नेचर है, माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, ध्यान रखना है, माइनस आई की तरह काम करेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो ये ओवरऑल खींचेगा ही खींचेगा, एडिटिव का भी है ये पॉइंट, और माइनस आई तो फिर वो है ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ माइनस आई के लिए, एग्जांपल नंबर 5, ये भी एडिटिव का पार्ट है, सल्फर का कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बेचारे ऑक्सीजन चाहते हैं कि भाई हम खींचेंगे, हम भी खींचेंगे, तुम भी खींचो, तुम भी खींचना ही पड़ेगा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी, पूरे ग्रुप की एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कैसा होगा? माइनस आई, ये कैसा होगा बेचारा उस टाइम पे? प्लस आई की तरह। समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। समझ में आ गया है सब लोगों को कि नहीं? किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। सर थर्ड वाला बता दूं, थर्ड वाले के लिए खुद देखो, थर्ड वाले में ना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसी बॉन्ड में है ही नहीं है, तो खींचेगा कौन? कोई नहीं, है कि नहीं? क्लियर है सब लोगों को? सर हाँ शेख बोलो। सर फोर्थ वाले में नाइट्रोजन भी खींच रहा है क्या? बिल्कुल नाइट्रोजन ही खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी खींच रहा है, तो नाइट्रोजन भी उसको सपोर्ट, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींच रहा है, नाइट्रोजन कार्बन से खींच रहा है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ही खींचने को लगा हुआ है, NO2 इज अ ग्रुप, तो ओवरऑल खींचेंगे तीनों, ठीक है। ओके सर, यस सर। अभी मैं ग्रुप लिखवा रहा हूँ, अभी बस ग्रुप और लिखवा दूंगा, बट पहले मैंने ये बता दिया कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े, नोट कर लिया हो तो। इस वाले ग्रुप के लिए, लास्ट वाले के लिए बताइए, लास्ट वाले में क्या होगा? ये ग्रुप किस तरीके से काम करेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे काम करेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे काम करेगा भाई? माइनस आई की तरह, ये माइनस आई हो गया, ये हो जाएगा प्लस आई, सेम है,
sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काम खत्म। ठीक है, देखो बिना मतलब हम तुम्हें खुद दिख गया कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से भी पहचान सकते ही, कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है, पर फिर भी हमें ग्रुप की जरूरत पड़ जाती है, तो मैं ग्रुप लिखा। नेक्स्ट बढ़ू आगे, आगे बढ़ू, अरे आगे बढ़े कि नहीं यार। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं आई इफेक्टिंग ग्रुप्स। मैं ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो आई इफेक्टिंग ग्रुप्स। आई इफेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? दो तरीके के मैंने बताया आपको, जल्दी लिखते चलो। एक होता है आपका माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, एक होता है आपका प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है ना, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप का मतलब है कि जो विड्रॉ करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इटसेल्फ इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है ना, विड्रॉ थ्रू सिग्मा बॉन्ड, विड्रॉ करेगा, सिंपल सी लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर लिख दिया बस। चल ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या रिपेल करेगा या पुश करेगा, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप बता रहा हूँ, देखो तो नेक्स्ट पहले लिखते हैं इसमें माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। जैसे बात करूँ माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स की, ऑर्डर है बेटा एक ग्रुप का, कि आपको ये ग्रुप का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगता है, माइनस आई का ऑर्डर है माइनस का NF3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें लगता है। फिर होता है NR3 पॉजिटिव, फिर होता है NH3 पॉजिटिव। इन तीनों पे, इन सबका माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है NO2, फिर आता है CN, और फिर आता है SO3H। तीन तीन के पेयर में याद रखना, जल्दी याद हो जाएगा। पहले नाइट्रोजन के कंपाउंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, उसके ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, मतलब दिमाग भड़का दिया गया। तुम देखो ना, नाइट्रोजन है, इस पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है। फ्लोरीन खींच रहा है, खूब खींच रहा है, तो इस पर और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ऐसे लगाया है। ठीक है, तो NO2 CN SO3H, फिर उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स, तीन तीन के पेयर में बता रहा हूँ यही चीज। NO2 दिस, NO2 CN SO3H, फिर एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर एसिड और उसके डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जैसे कि Cl OR NH2। चाहिए नहीं मुझे इतने, काफी है, मैं इतना ही लिख के छोड़ दूंगा बस, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो ये हो जाएगा। इसके बाद कौन से आते हैं भाई? इसके बाद भी बचते हैं डेरिवेटिव्स के बाद, डेरिवेटिव्स के बाद बचते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले, तो हैलोजेंस, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है। इसके बाद आता है OH, उसके बाद आता है OR, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद NH2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, NH2 की कम होती है। फिर उसके बाद C6H5 के लिए, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आता है लास्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द रेफरेंस एलिमेंट जिसके रेफर में हम सब निकालते हैं। ये बताओ, ये याद हो जाएगा कि नहीं? पहले समझाओ, ये याद हो जाएगा कितना? बताओ, अरे कोई कुछ तो बोलो, हाँ ना तो बताओ। हाइड्रोजन तो रेफरेंस है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं है, हाइड्रोजन तुम्हारा प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, हाइड्रोजन का रेफरेंस है। याद करने का तरीका मैं फिर बोल रहा हूँ,
पहले मैंने याद किए बेटा कौन से, 3 हाइड्रो मतलब 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स इस तरीके से जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो बहुत सारे ट्रिक बना के कोई फायदा तो होगा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। ट्रिक इसकी नहीं है मेरे पास, इसकी तो नहीं है। मैं डायरेक्टली सिंपल वे में याद रखता हूँ। 3 नाइट्रोजन इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज वाले, फिर नाइट्रोजन का ही कंपाउंड NO2CnSO3H, फिर एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड और उसके डेरिवेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत आराम से, फ्लोरीन OH OR, फिर ClBrI, कार्बन NH2 दिस, इस तरीके से 2-2-3-3 के फॉर्म में। कोई तुमसे एक साथ सारे नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली बात है, कोई तुमसे सारे एक साथ नहीं पूछेगा। तुमसे ऑर्डर लगवा सकता है कि किसमें मतलब ज्यादा हो सकता है, किसमें कम हो सकता है, तो 2-3 दिया जाएगा ना, 2 या 3 दिया जाएंगे ना, 2-3 दिए जाएंगे, कोई एक ग्रुप दे दिया गया, कोई एक ग्रुप दे दिया गया, उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी इसमें, इस चीज में, ये आगे पीछे किधर है, तो बेटा सबको समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। देखो कैसे, NF3 मैंने बताया नाइट्रोजन है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। आपको सोचो 3 फ्लोरीन की वजह से फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना रहे हैं कि नहीं, इसको पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं कि नहीं, सोचो सोचो सोचो। एक तो पॉजिटिव चार्ज है बेचारे नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ओके। एक और आएगा NH3 और NR3 के टर्म्स में, इसको भी समझना कैसे आ रहा है, मैं समझा देता हूँ इसीलिए क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखना, नाइट्रोजन है, 3 R ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, नाइट्रोजन है और 3 R ग्रुप लगे हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पर, तो अब आपको लगेगा कि जो R ग्रुप है वो तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोलो ले तो रहा नहीं है, R ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बन है, वो तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सही बात है कि नहीं, बताइए। कार्बन की चेन है वो तो इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो हाइड्रोजन तो देगा नहीं। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर ज्यादा क्यों, पॉइंट ये है कि नहीं, समझो। बताओ, क्वेश्चन है कि नहीं है दिमाग में। हाँ, तो रीजन क्या है ये देखना। आप बताइए, हाइड्रोजन में और किसी मिथाइल ग्रुप में या फिर मतलब एल्काइल ग्रुप में साइज किसका बड़ा होगा, जल्दी जल्दी माइक ऑन करके बता सकते हो जो भी बताना चाहते हैं। हाइड्रोजन में और एक एल्काइल ग्रुप में किसका साइज बड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप का। हाँ, एल्काइल ग्रुप का जब साइज बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं, आप बताओ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ ये θ1 है और ये θ2 है, तो विच वन इज ग्रेटर देन, θ1 है या θ2, क्या बड़ा होगा, θ1 बड़ा होगा। θ1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, θ2 से। अब आप बताइएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या करते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है और तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ते हैं घटते हैं। नाइट्रोजन के केस के लिए परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे, इंक्रीज करते हैं। सोचो ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 180, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 120, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 109, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो बॉन्ड हाइड्रो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होते हैं 50, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ते हैं, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ते हैं तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती ही है। ये रीजन है, देखो ये इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल रीजन है, क्योंकि आपको लगाना समझना आना चाहिए एटलीस्ट, लगाने का तो पता ही नहीं क्या ही है, लेकिन समझ में तो आना ही चाहिए कि ये इस तरीके से यूज किया गया है। क्लियर हुआ बच्चों, मैंने रीजन दिया है, एक्चुअल रीजन बता रहा हूँ, इस वजह से देखो कहाँ से कैसे आया, कोई भी मतलब ट्रिक वगैरह का जरूरत ही नहीं कि कैसे याद करना, सीधा एक्चुअल रीजन पता चल रहा है। कंफ्यूजन हो तो ये NR3 के पॉइंट में थीटा ज्यादा होगा तो ये चीज है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप के लिए, प्लस आई इफेक्टिंग के ग्रुप्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स।
मैं आपको बता दूं सिर्फ कुछ ही ग्रुप याद करने की जरूरत होती है, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर याद करने की जरूरत होती है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती। ये आगे रीजन समझ में आ जाएगा, एसिड से ज्यादा एल्डिहाइड का रीजन कैसे, ठीक है ना, ये भी आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसका ज्यादा क्यों है, इसका मतलब इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आगे समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली इसके लोन पेयर है ना, इसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लोन पेयर भी हैं जो इसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से, रेजोनेंस की वजह से आगे आएगा। चलिए माइनस प्लस आई इफेक्टिंग के लिए देख लेते हैं, प्लस आई इफेक्टिंग के लिए कौन से ग्रुप है। प्लस आई इफेक्टिंग के लिए देखो वो ग्रुप है जिनका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिनका पेट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वो देने पर तुले हुए, जैसे कि देखो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, फिर आता है कार्बन 3 डिग्री वाला, टर्सरी कार्बन, ये सब प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, ऐसे दे रहे होते हैं। एल्काइल ग्रुप ऑलवेज डोनेटिंग की तरह काम करता है, CH3 ये दे रहा है तो ये पूरा देगा ही देगा। फिर 2 डिग्री वाला CH CH3 CH3, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री वाला मतलब कि CH2 CH3, फिर उसके बाद आएगा CH3, फिर उसके बाद आएगा, आगे नीचे जगह है नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आएगा CH2 CH3, फिर आएगा तुम्हारा CH3, फिर आएगा तुम्हारा T, फिर आएगा D और फिर आएगा H। ये है रेफरेंस टेबल, देख लो भाई, ये इसकी रेफरेंस टेबल हो गई। समझ में आ गया? अरे ठीक है कि नहीं, इसकी रेफरेंस टेबल देख लो, जिसके इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट फुलिंग है और नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा देने वाले हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन पहले लिखा गया है, ऑक्सीजन बाद में। फिर उसके बाद CO माइनस का फॉर्म, फिर 3 डिग्री, ये बहुत जरूरी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर उसके बाद ये HTD, ये इस तरीके से लगे हुए हैं। बस इसमें छोटा सा ही ऑर्डर होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा, बताओ क्लियर है? ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बताता हूँ मैं एप्लीकेशंस क्या क्या एप्लीकेशंस है इन दोनों को लगाते हुए एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एप्लीकेशन होता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, तुम्हें आगे की रिएक्शन पढ़ने के लिए इसका जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी लगानी आनी चाहिए जो बीच में बनता है, बीच में इंटरमीडिएट ही बनता है, रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है ना? अरे सही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट कौन से टाइप के हमें बनते हैं। बनते बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी हम कुछ की करने वाले हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात करो, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं तो सबसे पहले होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहिए, कार्बोकेटाइन, हाँ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन दूसरा होता है, कार्बोनाइन कहिए, इसका मतलब है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है कार्बेनाइन, कार्ब का मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब कार्बन के ऊपर एनाइन।
तीसरा होता है आपका कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ भाई, ये सुना है कि नहीं? ये दोनों बनते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन से, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। ये बनते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। बोलो। अब हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन सुना है कि नहीं? और ये बताओ यार, मैं दोनों ही बताया नहीं वाला हूँ वैसे तो, सब नो बता ही सर। रहा हूँ। नहीं सुना है सोमिल? नहीं सर। हाँ सुन लो जल्दी से। हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन दोनों ही बताने वाला हूँ, चेक कर सकते हो आप। पहला हेडिंग है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। बनते कैसे हैं वो भी बता रहा हूँ, फिर बना के इसकी स्टेबिलिटी भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब होता है कि किसी दो के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जैसे कि ऐसे मान लो कुछ भी हो, CS दो के बीच में बॉन्ड तोड़ा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही की तरफ चलेंगे। देखो देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ले लेगा, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड ऑफ अ एटम। सिर्फ एक साइड एटम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो एक कार्बन पे कैसा बनेगा? CH3 पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एक कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा भाई? बोलो यार, यही आएगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। बोलो क्लियर है कि नहीं? सही है। इसी की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कहलाता है आपका कार्बोकैटाइन, और ये कहलाता है आपका कार्बेन। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताएंगे आप? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? थोड़ा सा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। बताओ भाई कोई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस कार्बोकैटाइन के अंदर? 6। वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कंपैरिजन में CH3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है ना। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। मेरी बात समझना बेटा, मैंने ये कंपैरिजन किया है इससे। ऐसा नहीं है कि ये कहो कि सर 8 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, क्या आप जान ले लोगे? भैया उसके पास एक लोन पेयर दिख रहा है अलग से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया गया है, क्योंकि CH3 के पास कम है, CH3 पॉजिटिव के पास कम है, उसके कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन रिच बोल दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। चाहते हो तो वो ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ना रिच है ना डेफिशिएंट है, बैलेंस्ड है। सही है ना? हाइब्रिडाइजेशन बताइए, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री या शेप क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन बताइए भाई फटाफट से, क्या हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp2। दूसरे वाले का हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या? sp3। शेप क्या होगी? हाँ, शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। सब पता होना चाहिए ये सब चीजें। दूसरे वाले की क्या होगी? पिरामिडल, नॉट टेट्राहेड्रल। ये कार्बन एक लोन पेयर होगा, 3 हाइड्रोजन। भाई जब तक मैंने ही पढ़ाया है पूरा, ये पता होना चाहिए यार कम से कम।
पिरामिडल, ठीक है कि नहीं? तो ये आपको इसकी बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, ये लिखिए। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन का मतलब है समझौता था, जो समझौता था वो बिल्कुल टूट गया है, समझौता टूटा है। तो समझौता जब टूटता है ना तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में टूटता है। देखिए इसमें मैं हाफ एरो करके बता रहा हूँ, कंप्लीट एरो का मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हाफ एरो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइट की वजह से होता है, सनलाइट की वजह से, और ये बन जाएगा CH3 पर फ्री रेडिकल। लो भाई, स्क्रॉल डाउन कर दिया। बताओ भाई, और चेक करते हैं, रुक जाइए। हो गया, आगे बढ़े। सिमरन आगे बढ़ू मैं कि नहीं? इसके आगे बढ़ने दो यार, डाउन कर दिया अब तो, अब कर लेंगे। देखो यार, ये CH3 है, CH3 कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 7 है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है? ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में ही नहीं है। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन तो सिलेबस में नहीं है, तो फिर ये कैसे निकालोगे? बताओ, मैंने कुछ बताया तो होगा जरूर, कंफर्म बताया है। केमिकल बॉन्डिंग डिस्कशन किया था तब मैंने बताया तो है, ये कंफर्म है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2। देखो मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन को उसको यहाँ से हटा के थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, और दो चीज बना रहा हूँ अलग अलग, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और इसके ऊपर लोन पेयर एक ही इलेक्ट्रॉन, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बताया था ये चीज, पहले भी बता चुका हूँ ये चीज भैया। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सराउंडिंग में, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव का होगा। तो इस पे चार्ज कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव का होगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और लोअर एनर्जी में लेके आएगा, लोअर एनर्जी में लेके आएगा, लोअर एनर्जी में लेके आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका हो जाएगा शेप पिरामिडल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये इस पे कैसा चार्ज है भाई? ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव का आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा तो उसको रिपल्शन करेगा, ये मोर एनर्जी में चला जाएगा, ऊपर भाग जाएगा और दूर चला जाएगा मोर एनर्जी में। तो इसके साथ मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, मिक्सिंग नॉट पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना वो ट्राइगोनल प्लेनर बन के रह जाएगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर बन के रह जाएगी, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये मैंने बता चुका हूँ सब कुछ पहले ही यार। दैट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, मोर एनर्जी, लेस मिक्सिंग, मतलब कि मिक्सिंग नॉट पॉसिबल इस केस के लिए। हाँ भाई बताइए, समझ में आ गया? बताओ यार, इतना पार्ट समझ में आ गया कि नहीं ये बात? ठीक है, अरे क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना बेटा? बताइए, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी। अब देखो मैंने पहले ही बताया, ये हमने होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक पता कर लिया, लेकिन अब पॉइंट क्या है, हमें एप्लीकेशन ढूंढनी थी। एप्लीकेशन में क्या था? स्टेबिलिटी को कंपेयर कराते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पता कर लिए,
अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो देख लें। तो देखो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर सकते हो। सुनना मेरी बात, जैसे किसी के ऊपर कार्बोकेटाइन है, कोई भी कब स्टेबल हो सकता है, कोई भी तब स्टेबल हो सकता है जब उस पर जो भी चीजें आई हैं वो कम से कम, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कम से कम, है ना। जैसे मैं कहूँ किसी के पास कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या चाहेगा, वो क्या चाहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम से कम, मतलब जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा चार्ज, जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा उतना इसकी स्टेबिलिटी होगी कि नहीं, सोचो। हर एक कोई ये चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो। मिनिमम एनर्जी तभी हो सकती है जब चार्ज क्या हो, कम से कम मिले, ठीक है कि नहीं। चार्ज कम से कम हो, सही है कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना, कोई तो बोलो यार, यस और नो। जैसे कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन क्या चाहेगा कि कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो न्यूट्रल होने की फिराक में आएगा कि नहीं। न्यूट्रल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं। तो न्यूट्रल हो जाएगा वहां से, तो न्यूट्रल से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो मैं कहूँ अगर मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनानी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस कौन से ग्रुप पे डिपेंड करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई फैक्टर। मतलब कि अगर प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे तो वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, प्लस आई इफेक्टिंग के ग्रुप्स होंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सेम चीज नेगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स हो जाएगी, माइनस आई के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के लिए। और फ्री रेडिकल के लिए भी सेम टाइप का हो जाएगा। कैसे, फ्री रेडिकल के लिए क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये भी, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इसकी घटाएंगे। ये हो जाएगा तरीका। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो आप बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं, तब अपन आगे की बात करें। समझ में आ गया। प्लस वाला चाहता है कि भैया वो प्लस चार्ज कम से कम हो, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उसको देने वाला हो तो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप ढूंढेगा। ध्यान रखना, पूरे मॉलिक्यूल में जो भी चेंज, फ्री रेडिकल इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो सेम तरीका हो जाएगा कार्बोकेटाइन जैसा, सेम तरीका होगा कार्बोकेटाइन जैसा। फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो सेम हो जाएगा कार्बोकेटाइन के जैसा इंडक्टिव के लिए, ठीक है। बता देता हूँ, जैसे जैसे चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं उनके हिसाब से हम चेक करते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं, हमें जो चेंजेस दिखेंगे ना उनके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर चेंजेस के थ्रू। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिएगा, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही बता, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बहुत लल्लू एग्जांपल है, बहुत लल्लू से लल्लू एग्जांपल है। बहुत लल्लू एग्जांपल है, इसलिए पहला एग्जांपल मैं खुद करके बताऊंगा। ये है, वो पूछना चाहता है कि ये आपको 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, आप बताइए कि इनमें चारों की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है। दैट इज ए बी सी डी। खेल वही है एबीसीडी वाला। स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख के दे दीजिए, लिख के, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ना तो एरो लगाने पड़ेंगे, आप सीधा लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। एबीसीडी है तो एबीसीडी के हिसाब से, बीसीडी है तो इस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख के खुद से दे सकते हैं। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या स्टेबिलिटी आएगी, सब लोग बताएं फटाफट से। 4 लोगों के आंसर आ चुके हैं, पकड़ सही है, अनुकुल तुम्हारा सही है, अंकित मितुल गलत है, वंश गलत है ये तुम्हारा आंसर। देखिए चलिए हम देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है बेचारा पॉजिटिव, और CH3 क्या करना चाहता है, इसको प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, इसको ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। यहाँ 3 ग्रुप हैं, यहाँ 2 ग्रुप हैं,
यहाँ बेचारा एक ग्रुप है और वहां तो है ही नहीं, तो 3 ग्रुप वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएंगे, तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। ये आंसर इसका आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? आप इसमें 3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 1 CH3 ग्रुप और एक भी नहीं, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना। एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, सेम एग्जांपल नेगेटिव चार्ज के लिए लगा के देखो। क्वेश्चन को एनालाइज किया करो कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है, तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। क्वेश्चन को बस ऐसे करके मत भाग जाया करो कि हाँ हो गया क्वेश्चन, चलो निकल रहे हैं, ऐसे हम तो बता रहे हैं। नाउ अगेन ऑर्डर बताइए। अब आ रहे हैं ना जल्दी आंसर, डी सी बी है क्या? नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट इज नेगेटिव चार्ज है। ये तीनों तो अपना काम करेंगे भैया, इनका काम तो देना ही है, तो ये तीनों तो देंगे ही, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? डी वाले की, कोई ग्रुप ही नहीं है, तो डी सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये ऑर्डर आ जाएगा इसके लिए। क्लियर हुआ ना? चेक कर पाओगे ऐसे? ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा रील बनाते हैं इसकी, बनाइए। पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, आप बताइए कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? अरे भैया ए और बी हैं, सब ए और बी हैं। थर्ड वाले के लिए लिख दे, तीसरे वाले के लिए क्या होगा? एन का which one is more stable? थर्ड वाले के लिए which one is more stable? D is more stable than E. वेरी गुड। देखो भैया अब मैं लिख दे रहा हूँ, ये NO2 क्या है? माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। ये F क्या है? माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। सही है। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप किसका ज्यादा है? NO2 का ज्यादा है, तो NO2 ज्यादा खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? बी वाले की। खत्म। ओके, सही है कि नहीं? एफ का इंडक्टिव इफेक्ट खींचने वाला पावर कम है, एफ का इंडक्टिव पावर खींचने वाला कम है, तो भैया पॉजिटिव को जिंदा रहने देगा ना, NO2 तो मार देगा जान से, वो कहेगा आओ बेटा, गोलियां चलेंगी यहाँ तो, तुम धाए 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 करके चलती है ना गेम में, पबजी में चलती तो है, अंधाधुन गोलियां, एकदम अंधा हमारी हो रही है। फोर्थ वाले का बताओ, तो पूछेंगे तभी बताएंगे, वैसे तो बता नहीं सकते खुद से। फोर्थ वाले का सही है मितुल कुशाल। फोर्थ वाले का क्या ऑर्डर हो जाएगा? देखो, ये कौन सा है ग्रुप? ये खींचने वाला ग्रुप है, ये तो खींच रहा है, दूर से ही सही खींच तो रही है ना थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी खींच रहा है और ये दे रहा है, तो फिर ऑर्डर हो जाएगा सी, फिर ऑर्डर हो जाएगा बी, फिर ऑर्डर हो जाएगा ए, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। कुछ हो सकते हो माइनस आई किसका ज्यादा है किसका कम है, बस इस हिसाब से लगाना है, ठीक है कि नहीं? समझ में आया सबको? समझ में आ गया है सबको भाई? अरे हाँ या ना? एक और एग्जांपल लिखो।
हाँ भाई ये रहा फिफ्थ एग्जांपल। विच वन इज मोर स्टेबल? पी मोर स्टेबल कह रहा है हर्षित, गलत है तुम्हारा। चेक करिए, देखिए खुद से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? आप ये देखिए, ये CH3 इफेक्ट लगाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी ये CH3 है, यही लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। डिस्टेंस मैंने बोला था आपसे, डिस्टेंस सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी। देखो नीचे और एक रूल भी लिखा है, डिस्टेंस का मतलब है कि अगर डिस्टेंस दूर हो जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। पुअर है, परमानेंट है, डिस्टेंस के थ्रू कम भी होता है। पुअर है, परमानेंट भी है, और डिस्टेंस से कम भी होता है। डिस्टेंस दूर तो इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, स्टेबिलिटी कम बढ़ पाएगी, तो एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। आपको ये ऑर्डर ट्रेंड में लगाना है, देख लीजिए। सबसे पहले आप डिस्टेंस को चेक करेंगे, अगर दो ग्रुप दे रखे हैं तो अगर उनका डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो प्रेफर किया जाएगा उस हिसाब से। फिर ये भी देखना है कि नंबर्स के फॉर्म में किसके नंबर ज्यादा हैं। दो वीक वाले एक एक स्ट्रॉन्ग से डोमिनेट कर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर में ज्यादा है वो। दो वीक वाले एक स्ट्रॉन्ग से डोमिनेट कर जाएंगे क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा होंगे, तो नंबर्स को भी देखना होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में देखना होगा उनकी पोजीशन, जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था ना, वो पोजीशन, कि उनकी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम। ठीक है, जब डिस्टेंस और नंबर बराबर हो जाएंगे तब प्रायोरिटी चेक करनी होगी। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको घर से करने के लिए, वो आप घर से करिएगा। देखिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 6, रूल बता दिया मैंने इसीलिए DNP करके, डिस्टेंस फिर नंबर और फिर अभी आपको बताने नहीं है, ये सब होमवर्क में है, लिख लो भैया, होमवर्क नहीं है। ABC करके सब कर लीजिएगा। बस बहुत है, ये इतना काफी है। A B C और ये D कर लीजिएगा भाई। 10 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, कर लेंगे आप।
ये बताइए, अरे कर लोगे ना भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। डीएनपी रूल मैंने समझा दिया है। सबसे पहले आप डिस्टेंस को प्रेफर करिएगा, देन उसके बाद नंबर्स। दो वीक, अगर दो वीक वाले हैं तो नंबर्स के फॉर्म में वो ज्यादा डोमिनेट कर देंगे एज कम्पेयर टू एक स्ट्रॉन्ग से। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर्स, फिर उसकी पोजीशन। जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था ना ऊपर, ये पोजीशन वाला, ये ऑर्डर, उसके बाद आएगा ये ऑर्डर। तीसरे में ये है, ये हो गया। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है।